इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छा से। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ अध्याय नंबर 1 में परिमेय संख्या में ये सभी जो है दिया हुआ इसको आपको पढ़ लेना है और इससे आगे देखिए हम क्या क्या इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जब आप पेज नंबर 2 उल्टाइएगा तो आपको इस तरह से आपको दिख जाएगा संख्याओं के गुणधर्म। इसी में हम इस वीडियो में जो है इसी सब के बारे में अच्छा से रिवाइज करेंगे ताकि आपको प्रश्नावली 1.1 अच्छा से बन जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है यहाँ पर दिया है समवृत्त या समवरक नियम। तो याद रखिएगा ये है जो है परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म है। 3-4 गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के, तो उसी गुणधर्म के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा, परिमेय संख्या क्या है, और इसके बाद हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म है उसे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या देखने से पहले इसमें कुछ यहाँ पे परिभाषा है, कुछ यहाँ पर पहला है प्रकृत, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा है परिमेय संख्या। तो चलिए इसके पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो कहते हैं गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से करते हैं हम 1-2 से। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से ये अनंत तक जितना आगे तक जाए वो सभी क्या है, प्रकृत संख्या है। और अब देखिए ये तो हमने प्रकृत संख्या का उदाहरण देख लिया और परिभाषा भी देख लिया। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर और इसका परिभाषा होता है पूर्ण संख्या का प्रकृति संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रकृत संख्या के परिवार में। प्रकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से जितना भी आगे वो क्या है, प्रकृत संख्या है। तो हम लिख देंगे इसमें प्रकृत संख्या के परिवार, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 5 अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसी के परिवार में प्रकृत संख्या के परिवार में हम शून्य जोड़ देते हैं। इसमें हम अगर शून्य जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये 0 से लेके जब 0 से स्टार्ट होगा तो वो हमारा पूर्ण संख्या होगा और 1 2 से स्टार्ट होगा तो हमारा प्रकृत संख्या होगा। अब देखिए तीसरा है पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी क्या होता है, पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी होता है इंटीजर्स। और इसको देखिए परिभाषा पूर्णांक संख्या का क्या होता है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और धनात्मक ऋणात्मक में याद रखना है, जैसे धनात्मक होता है जो प्लस में होता है, धनात्मक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव नंबर, और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर। इसमें कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक, तो पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक लिख दिया। तो धनात्मक यानी कि यहाँ पर देखिए प्रकृत और पूर्ण संख्या दोनों मिला रहता है पूर्णांक में। तो यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या जैसे 1 2 3 है या 0 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे धनात्मक में हो गया 1 2 7 8 कुछ भी चाहे तो यहाँ पे 2 3 7 6 9 कुछ भी जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये पूर्णांक संख्या हो गया। ये क्या चीज़ में हो गया, पूर्णांक संख्या, ये हो गया हमारा धनात्मक संख्या में। अब ऋणात्मक संख्या समझते हैं, और इसी को अगर माइनस में लगा दे तो ये हो जाता है हमारा ऋणात्मक संख्या। इसको हम सभी को माइनस में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। कुछ भी लिखिए माइनस में लगा देंगे तो ये हमारा ऋणात्मक संख्या आ गया। तो इस प्रकार से आपने पूर्णांक संख्या भी समझ गया। अब हम जब परिमेय संख्या, हमारा ये हेडिंग है परिमेय संख्या, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं परिमेय संख्या के। देखिए परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ यहाँ पे याद रखना, इस बात को आप याद रखना है, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी 0, p/q के रूप में होगा पूर्णांक। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से p/q, p की जगह पे हम 2 रख देते और q के जगह पर हम रख दिए 6, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे 7/8 2/7 इस तरह से 0, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको याद रखना है क्यों हमेशा कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्यों क्या आना नहीं चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 1/0, ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, बताइए आप लोग। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए p की जगह पे 1 और q के जगह पे हमने बताया आपको 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 0 आ गया इसलिए परिमेय संख्या नहीं हुआ। अब कहिएगा यहाँ पे 0 है, ये तो परिमेय संख्या, ये कैसे हुआ परिमेय संख्या। तो देखिए कुछ भी रहे, ये ऊपर में ये बटा में कुछ हमेशा
एक छुपा रहता है, बटा में क्या होता है एक छुपा रहता है। तो जीरो क्या चीज़ में आ गया, पी के रूप में आ गया, यहाँ पे पी आ गया हमारा जीरो और क्यू की जगह पे आ गया एक। हमने आपको बताया क्यू अगर जीरो आ जाता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन अगर ये जीरो आया है ऊपर और यहाँ पे पी के रूप में आ जाता है जीरो, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 7 है तो ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी कुछ भी नहीं रहता है बटा में तो हम एक दे सकते हैं, ये बटा में नीचे हम एक रख सकते हैं, ये हमेशा छुपा रहता है। तो 7/1 ये भी क्या हो गया, बटा के रूप में जो भी होता है वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से आपने परिमेय संख्या समझ गया। अब समझते हैं, चलिए अब परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। अब देखिए परिमेय संख्याओं का गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है समवृत्त। तो पहला समवृत्त है और इसको देखिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समवृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ और गुणधर्म को कहते हैं प्रॉपर्टीज। परिमेय संख्या को तो आपको पता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए ये जो गुणधर्म है यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख लिए 6 प्लस में 2 और इन दोनों को जोड़ते हैं 6 + 2 को, तो यहाँ पे आ जाता है 8। यानी कि यहाँ पे दो प्रकृति संख्या को जोड़े तो यहाँ पे प्रकृत संख्या आया, यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें। तो इसी तरह से यहाँ पे ये हमने परिमेय संख्या का गुणधर्म देखा। तो दो परिमेय संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ना है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने से परिमेय संख्या हमें प्राप्त होता है, तो हमारा समवृत्त के होगा, यानी कि समवृत्त में वो हमें प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 6/9 प्लस 2/9। इस तरह से हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्या को लिया और इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने से अगर हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो हमारा वो समवृत्त में होगा। किस तरह से, तो यहाँ पर देखिए 6 + 2 को जोड़िएगा तो 8 और बट्टे में 9 है तो लिख देंगे 9। तो यानी कि 8/9 क्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। यानी कि दो परिमेय संख्या को हमने जोड़ा तो यहाँ पे परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ योग करने से। तो हमारे ये क्या होगा, हमारा समवृत्त में योग होगा। यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे, हाँ इस तरह से हम टिक लगा देंगे। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं व्यंकलन। व्यवकलन में क्या होता है, व्यवकलन का अंग्रेजी होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अब देखिए घटाव करने से यानी कि दो परिमेय संख्या को हम अगर घटाते हैं और तब जाकर के हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो हम कहेंगे व्यवकलन में भी समवृत्त है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस प्रकार से जोड़ लेंगे। यहाँ पे जैसे इस प्रकार से जोड़े हुए थे उसी तरह से हम इसमें घटा करके देख लेंगे। दो परिमेय संख्या को इस प्रकार से लिख देते हैं और इसमें हम घटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 4 और बट्टे में लिख देंगे 9। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्या को घटाने से यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ इसमें भी ये हमारा व्यवकलन भी समवृत्त के नियम में। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं गुणन में। गुणन यानी कि मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें हम गुणा करेंगे, यानी कि दो परिमेय संख्या को क्या करना है, आपको गुणा करना है। जैसे यहाँ पे हम रख देते हैं इसी तरह से, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दूसरा चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 6/8 और गुणे 2/8। तो इस तरह से हमने इसको गुणा किया और इन दोनों को गुणा करने से जो हमारा प्राप्त होगा, यानी कि इसको गुणा कीजिए, 6 को 2 से गुणा कीजिएगा 6 दूनी के 12 और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ठीक है 64। यानी कि यहाँ पे दो परिमेय संख्या को गुणा करने से हमें प्राप्त होता है परिमेय संख्या। तो इसमें भी हमारा समवृत्त का नियम लागू होगा। यहाँ पे भी हम इसमें क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे, इसमें सही लगाएंगे। अब हमारा आता है लास्ट यहाँ पे भाग में। अब देखिए भाग में क्या होता है, हमने आपको बताया है यहाँ पे जब भी हमारा P/Q के रूप में होता है तो वो हमारा होता है परिमेय संख्या। लेकिन इसमें हमें Q हमेशा Q बराबर नहीं आना चाहिए 0 के। अगर हमारा Q बराबर 0 आ जाता है तो भाग के नियम में ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम P/Q यानी कि 7 बट्टे रख देते हैं, यहाँ पे 6 और गुने में 6 बट्टे रख देते हैं, सॉरी भाग करना है तो भाग करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे भाग, यहाँ पे रख देते हैं 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7/6 को हमें भाग करना है 6/6 से। अगर ये हमारा इस प्रकार से रहे तो हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमारा शून्य यहाँ पे आ जाता है, शून्य कहीं पे ऊपर लग जाए या नीचे कहीं पे भी अगर शून्य लग जाता है तो ये हमारा समवृत्त के नियम पे ये लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहला गुणधर्म देख लिया समवृत्त का। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा गुणधर्म। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा गुणधर्म क्या है, इसमें देखिए बुक में दिया हुआ है दूसरा गुणधर्म, पेज नंबर 5 में देख लीजिएगा, क्रम विनिमयता। तो दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता और इनको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। अब देखिए इसी तरह से दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं A + B बराबर में B + A। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर देखिए
a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं को उल्टा करके, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे a को मान लेते हैं 3 प्लस में यहाँ पे b को मान लेते हैं 2, और इसको हम उल्टा करके यानी कि b को हम पहले लिख दे और यहाँ पे बाद में हम रख देंगे a को। तो इस तरह से अगर हम ले संख्याओं को, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा ये जो यहाँ पे इनका आंसर जो दोनों समान हो जाएगा, तो ये हमारा होता है योग में। तो इस तरह से हम कहेंगे क्रम विनिमयता में है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 5, इसको जोड़ने से यहाँ पे 5 आया और इनको भी 2 और 3 5, यानी कि इसको उलट करने से भी, उलट पुलट करने से भी ये क्या होता है, सेम प्राप्त होता है। जब इस तरह से यहाँ पे परिमेय संख्या में हम देख लेंगे इसी को, तो यहाँ पर योग करके पहले योग देखेंगे, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले योग करके दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 6/2 और प्लस 4/2, इस तरह से ले लेते हैं। और इनको जब यहाँ पे इस प्रकार से करें, इनको उलट करके, यानी कि पहले हम इसको रख लेते हैं 4/2 और प्लस में इनको फिर ले लेते 6/2, यानी कि इसको उलट पुलट करने से अगर हमारा आंसर समान आ जाए तो हम कहेंगे ये क्रम विनिमयता में प्राप्त हुआ, नहीं तो ये क्रम विनिमयता में ये नहीं होगा। तो देखिए इसमें भी हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और बट्टे में ये 2 हो गया, और बराबर में यहाँ पे देखिए 4 और प्लस में 10, सॉरी 4 और प्लस में 6 बराबर कितना होता है 10, और बट्टे में ये 2 है तो 2, यानी कि इसको हम उलट पुलट किए, यानी कि इसके स्थान पर इनको रख दिए और इनके स्थान पर उनको रख दिए, उल्टा उल्टा भी किए, फिर भी हमारा आंसर क्या हुआ, समान आ गया। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम उल्टा करने से भी आंसर अगर समान आ जाता है तो हम कहेंगे ये क्रम विनिमयता में ये है। तो योग क्या है, क्रम विनिमयता में ये आता है, तो इस तरह से इसमें कहेंगे हाँ। अब हम इसी तरह से घटाओ में देखेंगे। अब इनको घटा करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसको जब घटाइएगा यहाँ पे इस तरह, इसी को हम घटा करके देख लेते हैं, और इसको भी हम इसी को उलट करेंगे, यहाँ पे पलटा करके घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और दूसरा 6 ये बट्टे में 2, और दूसरा हम देखिए इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पे, यहाँ से घटाएंगे 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 हो जाता है। 4 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 2 आ गया और ये प्लस में आ गया, यानी कि इनके समान ये नहीं आ रहा है। तो यानी घटाओ में ये जो क्रम विनिमयता है ये लागू नहीं होता है, यानी कि इसमें ये नहीं लागू होता है, इस प्रकार से नहीं कहेंगे। अब हम गुना में देखेंगे। गुना में देखिए, गुना में किसी भी संख्या को यहाँ पे जैसे दो परिमेय संख्या ले लेते हैं 6/4 और गुने 6/6, इस तरह से हम दो परिमेय संख्या ले लिया, और दोनों परिमेय संख्या को लेने से यहाँ पे मान लीजिए इसको हम लगा देते हैं 5, इस तरह से हमने ले लिया दो परिमेय संख्या, और इनको गुना कीजिएगा इस तरह से। यहाँ पे जैसे हम रख लेते हैं, पहले इसको हम 6/5 और गुने 6/4, इसको हम उलट कर लिए। तो इसको जब उलट कीजिएगा तो इसमें कोई आसानी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये फिर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में जैसे 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और बट्टे में 4 पंचे के 20, और इनको भी कीजिएगा तो 36 बट्टे में 4 पंचे के 20 या 5 के 20। तो यहाँ पर देखिए 36/20 इसमें भी, 36/20 इसमें भी, तो इसमें भी क्या कहेंगे हम, लागू होता है। इसमें कहेंगे गुना में भी ये क्रम विनिमयता लागू है। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं भाग में। भाग में क्रम विनिमयता लागू है या नहीं देख लेते हैं। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं 6/4, और इसमें हम भाग करते हैं 6/5, और दूसरा हम इसमें उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 6/5 और भागा 6/4। तो इसमें देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इनके समान ये कभी भी नहीं आएगा, यानी कि भाग में ये क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है, तो इसमें कहेंगे नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्रम विनिमयता में योग और गुना में लागू होता है और इन दोनों में लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दूसरा गुणधर्म देख लिया, क्रम विनिमयता। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से यहाँ पे पेज नंबर 9 में देखिएगा दिया हुआ है सहचार्यता, या इसी को कहते हैं हम सहचारिता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और इसका हम गुणधर्म समझेंगे अब। तो यहाँ पर चलिए इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो अब देखिए यहाँ पे सहचर्यता, इनका गुणधर्म समझते हैं। तो सहचर्यता में याद रखिएगा, इसमें तो यहाँ पे क्रम विनिमयता में हमने दो संख्याओं को जोड़ा था, और इसमें 3 संख्या होता है, a + b + c बराबर में। इसको हम उलट पुलट कर सकते हैं, जैसे हम रख देते हैं b प्लस में c और प्लस a, यानी कि इसको उलट पुलट करने से अगर आंसर हमारा समान आ जाता है, उत्तर समान आ जाता है, तो हम कहेंगे ये सहचर्यता में है। 3 संख्या जब दिया रहे तब, जैसे यहाँ पे a की जगह पे रख दे 3, प्लस में b की जगह पे रख दे 2, और प्लस में c की जगह पे रख दे
6 कुछ भी रख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए की जगह, यहाँ पे बी है, बी की जगह पे हमने 2 रखा है 2, और प्लस में सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे 6 है तो लिखेंगे 6, और प्लस में ये ए की जगह पे है 3। तो अब देखिए इन तीनों को यहाँ पे जोड़ने से यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 6 11, और बराबर में इनको भी जोड़े तो इतना ही आ जाता है 6 2 और 6 8 और 3 11। यानी कि इसको देखिए इस तरह से हम अगर उलट पुलट करते हैं फिर भी हमारा आंसर क्या होता है, समान आता है। तो इस तरह से यहाँ पे यानी कि योग में ये सहचर्यता का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से हाँ। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमने तो संख्या में देखा था और हमारा क्या है, परिमेय संख्या है पहला। तो हम परिमेय संख्या में इसी को करके देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम परिमेय संख्या रख लेते हैं, यहाँ पे 2/6 और प्लस 4/6 और प्लस 3/6, और इसी को आप करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसको ऊपर में भी करना होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पे रख देते हैं, यहाँ पर इसी को उलट पुलट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको रख लेते हैं पहले 4/6 और फिर 2/6 और फिर प्लस में 3/6, इस तरह से रख देते हैं। यानी कि इसको उलट पुलट करने से ये समान आ गया, इसका आंसर परिमेय संख्याओं का समान आंसर आता है। तो हम कहेंगे ये है योग में सहचर्यता का नियम लागू होता है, वरना ये लागू नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए योग का मतलब याद रखिएगा जोड़। तो 2 और 4 6 और 3 9, 9 और बटे में ये 6 आ गया। और दूसरा इसको देखिए कीजिएगा तो 4 और 2 6 और 3 9 और बटे में ये 6। इस तरह से यानी कि इसको हम योग करते हैं और उलट पुलट करते हैं इन तीनों संख्याओं को, तो ये फिर भी उतना ही आंसर आता है। यानी कि सहचर्यता का नियम ये योग में लागू होता है, इसमें कहेंगे हाँ। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं व्यवकलन यानी कि घटाव। अब घटाव में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें हम घटाव देंगे और इसी को हम घटा करके देख ले तो ये हमारा इसके समान नहीं आएगा। तो इस तरह से योग में ये लागू नहीं होता है, इसमें हम कहेंगे नहीं लागू होता है। अब हम देखते हैं गुणन में। अब देखिए गुना करने पर हम किसी भी संख्या को उतना आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम गुना करें 6 प्लस में 2 प्लस में, सॉरी यहाँ पर इसको हम परिमेय संख्या में देख लेते हैं। जैसे हम रख देते हैं 2/6 गुने 4/6 और गुने 3/6, और ऊपर में हम इसको उलट पुलट करें जैसे 3/6 और गुने फिर कर लेते हैं 2/6 और गुने कर देते हैं 4/6। इस तरह से हम इसको हम उलट पुलट करके गुना करें फिर भी उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए गुना करके देख लेते हैं 4 दूनी के 8 तिया के 8 तिरिके 24 और बटे में ये 6 36 और 36 छक्के कितना होता है, गुना करके देख लेते हैं। 36 को 6 से गुना कीजिए तो 6 36 के 6 हासिल 3 छत्रिक 18 3 21 यानी कि 216 आता है, लिख देंगे 216। और इसको भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। 3 दूनी के 6 6 चौके 24 और बट्टे में 6 36 छक्के 216। इस तरह से यहाँ पे गुणन में ये लागू होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सहचर्यता का नियम यहाँ पे गुणन में लागू होता है, हाँ कहेंगे। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं भाग में लागू होता है या नहीं। अब देखिए भाग में, अब भाग कीजिएगा तो भाग में ये लागू नहीं होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए उसी को हम ले लेते हैं उदाहरण। 2/6 भाग में 4/6 और भाग में 3/6। अब देखिए इसी को हम उल्टा करके भाग करें तो ये हमारा आंसर समान नहीं आएगा। 4/6 भागा में हम रख लेते 3/6 और इसको हम उलट पुलट कर देते 2/6। अब इनके समान ये आंसर नहीं आएगा अब जब भाग कीजिएगा तो इसमें यानी कि लागू भाग में ये लागू नहीं होता है सहचर्यता का नियम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया सहचर्यता। अब देखिए अब आता है हमारा योज प्रतिलोम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेटिव इनवर्स। तो देखिए योज प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। जैसे परिमेय संख्या दिया है 6/5, तो इसको यहाँ पे योज प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका जो है ना, इनमें से ये जो कितना घटा है जिससे हमारा ये शून्य आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 6/5 है तो इसमें से हम माइनस अगर कर दे 6/5 तो ये हमारा शून्य आ जाएगा। तो इसमें से कितना माइनस किया 6/5, तो यही क्या हो जाएगा, इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कि माइनस में 6/5 हो जाएगा इसका योज प्रतिलोम। तो इसमें दूसरा ट्रिक आपको ये भी याद रखना है, जैसे अगर ऐसे नहीं पता समझ में आ रहा है कुछ भी तो आपको ऐसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है माइनस में 6/4, इस तरह से अगर दिया है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको देखिए माइनस में है ना तो इसको आपको क्या करना है प्लस में कर देना है, इसी का योज प्रतिलोम होगा। यानी कि उसको उलट कर देना है, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 6/4। अगर ये इसी तरह से यहाँ पर दे दिया, इसी तरह से दे दे इसमें
6। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो आपको क्या करना है, ये प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम आपको लिख देना है। ये प्लस में है तो माइनस में रख देना है 2/6। तो यानी कि इसका क्या करना है, चिन्ह पलट देना है। प्लस में है तो माइनस में कर देना है और माइनस में है तो प्लट कर देना है प्लस में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे योज्य प्रतिलोम भी समझ लिया। अब समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4/6, इस तरह से दिया हुआ है 4/6। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आपको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में इसी को उल्टा कर देना है। इसका क्या करना है, उल्टा। इसमें हमने क्या किया था, चिन्ह सिर्फ चेंज किया हुआ था, लेकिन इसमें क्या करना है, इसको उलट कर देना है। 6 को ऊपर कर देना है और 4 को नीचे कर देना है। जैसे इसका कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पहले 6 और बटे में 4। ये हो गया हमारा इसका योज्य प्रतिलोम। इसी तरह से और कुछ भी दिया रहे, जैसे यहाँ पर दिया है 6/7, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, चिन्ह जो भी रहे वैसे ही छोड़ देना है, चिन्ह इसमें चेंज नहीं करना है। जैसे ये माइनस में है तो माइनस में ही इसको रहने देंगे, माइनस में इसको सिर्फ ये बदल देना है, यानी कि अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। इसमें ये हर 7 है तो इसको क्या करना है, अंश में ले जाना है, इसको ऊपर रख देना है, और 6 ऊपर है तो इसको नीचे ले आना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार से हमने गुणात्मक प्रतिलोम समझ लिया। अब देखिए, अब दिया है वितरकता। वितरकता को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वितरकता को हम कैसे पहचानें और वितरकता क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 4 × x + 6। इसका कहेगा अगर वितरकता में निकालने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये संख्या दिया है और इसको हमें वितरकता में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को गुना करेंगे पहले x से, इसको हम इससे गुना कर देंगे। तो 4 को x से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x, और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर इसको हम गुना करेंगे अब इन से, इसी को इसको हम इससे गुना कर देंगे। तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया इसका वितरकता। इसी तरह से और भी कुछ दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है 4 × में a + 6। तो ये भी क्या होगा, इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 × में, यहाँ पर गुना कर देंगे a से। ये हमारा देखिए, ये तो हमारा संख्या में दिया है, और इसी को हमारा परिमेय संख्या में देखना है। तो परिमेय संख्या में कैसे देखेंगे, देखिए परिमेय संख्या में क्या करते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है a/b, ये हो गया, और परिमेय संख्या में इसको हम कोष्ठ में अब रख दें, यहाँ पे b/c और प्लस में d/c। तो इस तरह से दिया रहे तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे d/में, यहाँ पे d लिख दिया, b और इसको हम रख देते हैं d, a/b/d। इस तरह से हमने यहाँ पे ये परिमेय संख्या ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये हमारा इसका वितरकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a को गुना करेंगे b से। तो यहाँ पे हो जाएगा a × b, और बटा में b को गुना करना है c से, b को गुना कर देना है c से, और इसके बाद क्या करना है, ये प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे, और इसको हम गुना करेंगे, फिर इसी से हम क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देंगे। पहले हमने इसको इससे गुना किया, फिर इसके बाद अब इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पर a को d से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा AD, और बट्टे में b को गुना करेंगे c से, तो यहाँ पे हो जाएगा b × c, या फिर इसको हम गुना ऐसे रख देंगे। तो इस तरह से यह हमारा होता है वितरकता। तो इस प्रकार से आपने वितरकता भी समझ लिया। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।